नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू शर्मा परिवर्तन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं बता दूं ज्योग्राफी की ये जो क्लास है, ये ज्योग्राफी की छठी क्लास है और इससे पहले हमने 5 क्लासों में सारी चीजें ब्रीफ में देखी, कैसे कौन सी चीजें शुरू हुई हैं। ये चीज याद रखिएगा, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि भारत के तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। तटीय क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी तटीय सीमा बनाते हैं और कौन से द्वीप हैं भारत के पास, इन सारी चीजों में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जामों में 1 से 2 प्रश्न कंफर्म आता है और हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न, अगर रेलवे का एग्जाम हो या जीडी का एग्जाम हो तो हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न नहीं आता, ऐसा आप बिल्कुल मत समझिएगा कि हर शिफ्ट में आएगा। पर हाँ, जिस भी सेट में ज्योग्राफी का प्रश्न पड़ता है उस सेट में सबसे ज्यादा संभावना होती है कि भारत के तटीय क्षेत्र और द्वीप समूहों से प्रश्न पूछने की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। आइए इस क्लास के माध्यम से हम समझें कि चीजें कैसी हो रही हैं। चलिए ध्यान से समझें। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, भारत के तटीय मैदान एवं क्या, द्वीप समूह। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान समझ पाए तो भारत के तटीय मैदान कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो भारत के जो तटीय मैदान बनाने वाले राज्य हैं वो कौन कौन है। तो तटीय मैदान बनाने वाले राज्यों में क्या एक राज्य गुजरात का आता है? जी हाँ, एक राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात के बाद जो अगला राज्य आता है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो राज्य आता है वो गोवा, और गोवा के बाद जो राज्य आता है वो आता है कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल। केरल के बाद कौन सा राज्य आता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कौन सा राज्य आता है? आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद उड़ीसा। फिर उसके बाद कौन सा राज्य आता है? पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे, तटीय मैदान में भारत के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो भारत के साथ 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। 9 राज्य कौन कौन से होंगे एक बार देख लिया जाए। एक राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, पांचवा राज्य, छठा राज्य, सातवां, आठवां और 9। पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत के कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, इसी में प्रश्न पूछता है कि भारत के कितने राज्य अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं। अगर यहां से हम इस लाइन को डिफाइन करें तो अगर आप ध्यान दें, अरब सागर के साथ सीमा बनाते हैं तो याद रखेंगे अरब सागर के साथ इधर जो भी आप चीज देख रहे हैं वो कहाँ पर आता है? अरब सागर। इस तरफ जो भी नदी सागर है वो कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर। इधर जो भी सागर है उसे किस नाम से हम जानते हैं? किस नाम से? हिंद महासागर। किस नाम से? हिंद महासागर। हिंद महासागर के नाम से जानते हैं। और इस तरफ जो है उसे हम बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। तो पेपर में प्रश्न पूछता है कि, प्रश्न में पहले नोट कर दूं कि पेपर में कौन सा प्रश्न पूछता है। पेपर में एक प्रश्न पूछेगा, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन है? भारत के पश्चिमी, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य। तो भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कितने हैं? तो भारत के पश्चिमी तटीय, किसी भी मैप का सबसे ऊपरी हिस्सा उत्तरी हिस्सा होता है और सबसे नीचे वाला हिस्सा दक्षिण दिशा को बताता है, और उसी मैप का सबसे दायां जो हिस्सा होता है वो पूर्व को बताता है, जो बायां हिस्सा होता है वो पश्चिम को बताता है। अगर ये पश्चिम दिशा है तो पश्चिम दिशा की तरफ लगने वाले कितने हैं? 1 2 3 4 और एक 5 राज्य। कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। और 5 राज्य कौन कौन से, मैप में देखकर आप समझ सकते हैं और बड़े ही आसानी से आप जवाब दे भी पाएंगे कि कौन कौन से 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। जैसे एक तो हो गया गुजरात। एक कौन सा राज्य हो गया? गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य है जो सीमा बनाता है? वो है केरल। तो भारत के पश्चिमी तट से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? 5।
वही बात कर दे कि भारत के पूर्वी तट से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो भारत के पूर्वी तट से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या जो है वो 4 है, याद रखेंगे। पश्चिमी तट, अगर यही बात कर दे क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, भारत के पूर्वी तटीय राज्य की सीमा कितनी है, तो भारत के पूर्वी तटीय राज्यों की जो सीमा है वो 4 है। अगर 5 पश्चिमी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं तो 4 किसके साथ सीमा बनाएंगे, उत्तर राज्यों के साथ सीमा बनाएंगे। 4 किसके साथ बनाएंगे, पूर्व, उत्तर नहीं, पूर्व दिशा के साथ सीमा बनाएंगे। और वो चारों कौन कौन से, ध्यान से देख लिया जाए, 4 राज्य कौन कौन से हैं। एक तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो हमने बता दिया कि भारत के तटीय राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, उनसे प्रश्न क्या बनता है। एक प्रश्न और पेपर में पूछा जाता है, राज्यों के तटीय मैदान, जो कोई भी राज्य, उस राज्य का तटीय मैदान कैसे बनता है, ध्यान से समझिए, राज्य का तटीय मैदान कैसे बनता है। हमने पिछली क्लास में आपसे बताया था, यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं, इस पर्वत श्रृंखला को हम जानते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से। किस नाम से, पश्चिमी घाट पर्वत के नाम से जानते हैं। और इस पर्वत श्रृंखला को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं, कहीं कहीं जगह जगह पर कटा छटा भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, जगह जगह पर कैसा है, कटा छटा भी है। तो इसे हम जानते हैं किस नाम से, किस नाम से जानते हैं, पूर्वी घाट पर्वत के नाम से, पूर्वी घाट पर्वत के नाम से। और यहीं पर एक नीले रंग की पहाड़ी लगती है, जिसे हम कौन सी पहाड़ी बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी हम बोलते हैं। अगर आप ध्यान दें तो क्या ये जगह यहाँ पर खाली है कि नहीं, ये जगह बिल्कुल सर, बिल्कुल खाली है। तो ये जो क्षेत्र खाली है, इसी क्षेत्र को हम तटीय मैदान के नाम से जानते हैं, इसी क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और ये पश्चिम बंगाल तक, इस तटीय मैदान में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से कुछ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, गोदावरी हो गया, दामोदर हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, महानदी, ये पूर्व की ओर बहती हैं। और यहीं से कुछ पश्चिम की तरफ जो आकर नदियां गिरती, जैसे लूनी नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, लूनी नदी यहाँ गुजरात के क्षेत्र में। तो ऐसी कई नदियां हैं जो पश्चिमी तट पर आती हैं। नदियां अरब सागर में मिलने से पहले इस इलाकों में एक मैदान अवसाद लेकर आती हैं। अवसाद क्या होता है, अपने बहाव के साथ कूड़ा करकट लाना ही अवसाद है। मल, जैसे किसी जानवर की हड्डी को नदियां अपने साथ बहा कर लेकर आती हैं। किसी गांव को काट कर, गांव में जब कटान होता है नदियों का, तो उस नदियों द्वारा गांव के कटान के साथ मलबे को लेकर आती हैं, वही अवसाद होता है। अवशिष्ट पदार्थों जो नदियां अपने साथ लेकर आती हैं, वही अवसाद कहलाता है। तो यहाँ पर अवसाद के जमा होने के कारण एक तटीय क्षेत्र बन जाता है, और उस राज्य में कभी कभी वो बीच के नाम से फेमस हो जाता है, या किसी और भी नाम से वो फेमस हो जाता है। तो इस क्षेत्र को हम तटीय मैदानों के नाम से जानते हैं। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है किस राज्य का तटीय मैदान कौन कौन सा है। तो चलिए देखा जाए कि किस राज्य का तटीय मैदान कौन कौन सा है। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है राज्य के तटीय मैदानों के नाम। तो राज्य के तटीय मैदान कौन कौन से, आगे चला जाए तो ध्यान दीजिएगा। राज्य के तटीय मैदान जानने से पहले चलिए लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और यहाँ से देखते हैं कि राज्य के तटीय मैदान कौन कौन से हैं, राज्य के तटीय मैदान कौन कौन से हैं। तटीय मैदान, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, राज्यों के तटीय मैदानों के नाम, राज्यों के तटीय तटीय मैदानों के, राज्यों के तटीय मैदानों के नाम। और वो नाम कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो राज्य या स्टेट पड़ता है, इस स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं,
इस स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं गुजरात के नाम से जानते हैं। ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं? अगर थोड़ा सा इस स्टेट को बढ़ा दिया जाए तो इस स्टेट को हम जानते हैं महाराष्ट्र के नाम से। किस नाम से हम जानते हैं? महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए। इसे हम महाराष्ट्र के नाम से। यहीं पर एक छोटा सा स्टेट है जिसे हम गोवा के नाम से जानते हैं, और यहीं पर एक स्टेट है जिसे हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं, और यहीं पर एक पतला सा स्टेट है जिसे हम केरल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक स्टेट है जिसे हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। इस स्टेट को हम आंध्र प्रदेश, इस स्टेट को उड़ीसा, और इस स्टेट को हम पश्चिम बंगाल के नाम से। वहीं बात कर दे कि गुजरात के तटीय क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? गुजरात। एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर भारत के 9 तटीय राज्य हैं और ये 9 तटीय राज्य अपनी तटीय सीमा बनाते हैं, तो क्या इन 9 का नाम प्रश्न में आता है, नहीं आता है? तो जी हाँ, ये 9 नाम पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा 4 राज्यों का पूछा जाता है। वो 4 राज्य कौन है, मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, और उसके बाद क्या होगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ध्यान से समझिए कि गुजरात के तट को किस नाम से जानते हैं? तो गुजरात के तट को हम काटियावाड़ के नाम से जानते हैं। काटियावाड़ तट या काटियावाड़ मैदान के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कोंकण तट के नाम से जानते हैं। कर्नाटक के तट को किस नाम से जानते हैं? तो कर्नाटक के तट को हम कन्नड़ तट बोलते हैं। कन्नड़ या फिर कनारा तट। कन्नड़ या फिर कनारा तट। केरल के तट को किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट। मालाबार तट। तमिलनाडु को कोरोमंडल तट। सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछा गया है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश के तट को हम बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा को तट को हम बोलते हैं उत्कल तट। उत्कल तट। और पश्चिम बंगाल के तट को हम बोलते हैं बैगा तट। पश्चिम बंगाल के तट को हम क्या बोलते हैं? बैगा तट। ये 9 राज्य हैं जिनके अलग अलग तटों के अलग अलग नाम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कोरोमंडल तट है, फिर मालाबार तट है, फिर काटियावाड़ तट है, और इस तट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों तट पेपर में खूब एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। इसके बाद चला जाए, अगला पॉइंट क्या है? तटीय नाम तो हो गए, फिर तटीय नाम जानने के बाद हम आगे आए तो ध्यान से समझिए, द्वीप समूह को किस नाम से हम जानते हैं? ये जो द्वीप समूह है, इस द्वीप समूह को हम किस और भी नाम से जानते हैं? द्वीप समूह को किस नाम से जानते हैं? तो सबसे पहले द्वीप, फिर उसके बाद प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? द्वीप समझिए, जैसे अगर कोई एक ऐसा भूभाग है, कोई ऐसा भूभाग है जिसके चारों ओर जल हो, कोई ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो, तो इस भूभाग को हम क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। तो इस भूभाग को हम क्या बोलेंगे? द्वीप। कोई ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल हो उसे हम बोलेंगे द्वीप। एग्जाम्पल में अगर हम आपको नाम बताएं कि एग्जाम्पल में कौन सा होगा, जैसे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ये क्या एक द्वीप है? जी हाँ, ये बिल्कुल द्वीप। प्रायद्वीप हम किसे बोलते हैं? प्रायद्वीप जो 3 ओर जल से घिरा हुआ हो जमीन का वो भाग, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के आप प्रायद्वीप का पठार समझ लीजिए। जैसे ये जो प्रायद्वीप का पठार वाला हिस्सा है, अगर इस तरफ हम आए
तो इस तरफ के एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? अरब सागर के नाम से। किस नाम से? अरब सागर के नाम से। और वहीं बात करें, अगर हम इस तरफ आए तो इस तरफ के हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं? हिंद महासागर के नाम से। किस नाम से? हिंद महासागर के नाम से। और इसे किस नाम से जानते हैं? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के नाम से हम जानते हैं। तो देखिए, तीन ओर जमीन से घिरा हुआ भूभाग, जो जल का वो हिस्सा जो तीन ओर जमीन से घिरा होता है, तीन ओर जल से, किससे? तीन ओर जल से घिरा हुआ जमीन का वो भाग। तो क्या तीन ओर ये जल से घिरा है? जी हाँ। और ये जमीन का भाग है, तो इसे हम प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, या प्रायद्वीप बोलेंगे, मुख्यतः नाम अलग होगा। अगर समतल इलाका है तो पठार बोल दिया जाता है। तो प्रायद्वीप और द्वीप आप समझ ली। द्वीप जिसके चारों ओर क्या हो? जल हो। आप कई बार देखते हैं, क्या वो झील में भी द्वीप बन सकता है? जी हाँ, झील में भी द्वीप बन सकता है। जैसे बेम्बनाड झील का आप नाम सुने हैं, लोकटक झील का आप नाम सुना है, तो ये द्वीपों के आसपास में है। वहीं पर अगर हम बात करें, जो प्रायद्वीप है, ये तीन ओर जल से घिरा हुआ जमीन का भाग होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। इतनी क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे चला जाए कि आगे क्या कहा रहा है। भारत के द्वीप देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से द्वीप है। सबसे पहले भारत में जो द्वीप आते हैं, एक तो आते हैं बंगाल की खाड़ी में। एक द्वीप कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में। और एक कहाँ आते हैं? एक आते हैं अरब सागर में स्थित द्वीप। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप आता है, उसे अंडमान निकोबार द्वीप के नाम से जानते हैं। और अंडमान निकोबार जो द्वीप की संख्या है, वो याद रखेंगे, कितने द्वीप हैं? 572। अंडमान निकोबार द्वीप की संख्या कितनी है? 572। इस पेज पर आने से पहले आप ये समझ लीजिए कि किसका लोकेशन कहाँ पर है और कैसे प्रश्न बनता है। ध्यान से समझिए। एक मिनट रुक जाइएगा। अब ध्यान से, एक जो हम द्वीप पढ़ रहे हैं, एक कहाँ का द्वीप? बंगाल की खाड़ी का। कहाँ का? बंगाल की खाड़ी। और एक कहाँ का? अरब सागर का। मैंने आपसे बताया, इस तरफ के हिस्से अरब सागर, हिंद महासागर, और वहां पर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्लास में ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पर जो द्वीप, छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, इन छोटे छोटे द्वीपों को हम किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। और जो अंडमान निकोबार द्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो याद रखेंगे, हिमालय पहाड़ी का हिस्सा है। जब हिमालय की पहाड़ियां म्यांमार में प्रवेश करती हैं, तो उसे हम याराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। और वही म्यांमार के रास्ते होकर अंडमान निकोबार में अपने कहीं कहीं द्वीपों के साथ उठे हुए हिस्से होते हैं, ज्यादातर हिस्सा जल में ही होता है। तो बात करें, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे, कुल द्वीपों की संख्या जो है वो 572। अलग अलग जगह पर अलग अलग डाटा मिलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा, ये 572 है। लेकिन सारे पर मानव नहीं रहते, मानव बड़े कम द्वीपों पर होते हैं। अरब सागर में बात करें तो अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं? अरब सागर में अगर बात करें तो अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं, आप ये समझें, ध्यान से समझिए। अरब सागर में यहाँ आप एक इलाका देखेंगे, कच्छ के रण के नाम से। किस नाम से? कच्छ का रण। मुंबई के इस इलाके में आप एक नाम सुनेंगे, महाराष्ट्र में मुंबई। पेपर में प्रश्न बनता है कि मुंबई किस महाद्वीप पर बसा हुआ है? तो मुंबई सालसेट महाद्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई से ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक द्वीप है, जिसे हम बोलते हैं एलिफेंटा द्वीप। गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। एलिफेंटा द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। और एलिफेंटा द्वीप के इस तरफ जो एक छोटा सा द्वीप है, इस द्वीप को हम किस नाम से जानते हैं? इस द्वीप को हम बोलते हैं लक्षद्वीप के नाम से। किस नाम से? लक्षद्वीप
द्वीप के नाम से जानते हैं। और जो लक्षद्वीप होता है, इस लक्षद्वीप के ठीक थोड़े ही दूर पर एक छोटा सा देश है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मालदीव। मालदीव। अच्छा, एक प्रश्न बनता है एग्जाम में कि भारत के कौन से दो पड़ोसी देश हैं जो द्वीप के नाम से बहुत फेमस है? भारत के दो पड़ोसी देश जो द्वीप के साथ अपना पूरा भौगोलिक क्षेत्र बनाते हैं। तो एक तो आपका श्रीलंका हो गया जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, तो ये भी एक कैसा द्वीप है। उसके बाद बात करें मालदीव। मालदीव भी कैसा है? एक द्वीप है। तो इतना आप समझ गए। तो आइए अब शुरू करते हैं कि अंडमान निकोबार में कौन कौन सी चीजें हैं और कैसी हैं। अंडमान निकोबार में कौन कौन सी चीजें हैं और कैसी हैं, ध्यान से देखिए। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। अब आप लैंडफॉल द्वीप को कैसे समझेंगे? मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ, उस मैप के माध्यम से समझिए। इसे हम बोलते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और इसे बोलते हैं लघु अंडमान। कार निकोबार, लघु निकोबार, और नीचे एक आता है महान निकोबार। महान निकोबार। तो ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बड़े मेन है। अच्छा, बात कर दी। बात क्या कह रहा है? अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? अगर ये उत्तरी द्वीप है तो इस उत्तरी द्वीप का नाम, इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, इसका जो नाम है लैंडफॉल द्वीप के नाम से इसे हम जानते हैं। इसी अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो सबसे दक्षिणी द्वीप ये रहा, और इसे हम जानते हैं महान निकोबार के नाम से। और याद रखेंगे, इसी महान निकोबार में एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। और इसे ही हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए, मैं एक बार आपको फिर पीछे लेकर चलता हूँ। इसे हम किस नाम से जानते हैं? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिगमिलियन पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे बात करें, ये जो भारत का मैप है, इस भारत के मैप में मैंने यहाँ पर कुछ हिस्सा बनाया आपको और बताया कि जो सबसे लास्ट वाला महाद्वीप है इसे महान निकोबार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? महान निकोबार के नाम से जानते हैं। इसी महान निकोबार में सबसे लास्ट वाले हिस्से पर, इस वाले हिस्से पर एक स्थान है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का नाम बोलते हैं, आप बताएंगे? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का जब से पूर्व नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट नाम बनने से पहले इसे पूर्व किस नाम से जानते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। पेपर में पूछा है कि इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट की लोकेशन क्या है? तो इसकी मेन लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन याद रखेंगे, 6 मिनट 4 सेकेंड 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये इसका पॉइंट है। और भारत का जो मुख्य बिंदु यहाँ पर है, इस मुख्य बिंदु को हम बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। प्रश्न 2 बनता है, बड़ा कंफ्यूजन करता है लोगों को। एक पूछता है कि भारत के मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणम पॉइंट कौन सा है? तो जब भारत के मुख्य बिंदु का सबसे दक्षिणम पॉइंट बोलेगा तो ये कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। और इसके लोकेशन की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ इसकी लोकेशन। लेकिन वही बात करें कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो पिगमिलियन पॉइंट में है। और ये अंडमान निकोबार में स्थित है। इतना पूछता है अंडमान निकोबार में स्थित है। ऐसा कभी प्रश्न नहीं बना कि पिगमिलियन पॉइंट अंडमान निकोबार के किस द्वीप में है, तो महान निकोबार में। ऐसा प्रश्न नहीं बना। प्रश्न केवल एक बार बना है। प्रश्न कौन सा बना है कि जो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणी पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट बोलेगा तब कन्याकुमारी होगा, लेकिन जब दक्षिणी पॉइंट बोलेगा तब इंदिरा पॉइंट होगा। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा जवाब दीजिएगा, अंडमान निकोबार में स्थित है। और भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट का नाम क्या है। कमेंट में जवाब तो आ जाना चाहिए था। उत्तरी पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। ध्यान से समझिए, उत्तरी पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। हम कहाँ तक थे? हाँ, यहाँ था। अब ध्यान से समझिए,
मैंने एक छोटा सा मैप बनाया था। इस छोटे से मैप में मैंने आपको क्या क्या बताया? छोटे से मैप में मैंने आपको बताया था उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, ये ए है। फिर उसके बाद बात करें कार निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार, फिर महान निकोबार। कार निकोबार, लघु निकोबार, फिर कौन सा निकोबार आएगा? महान निकोबार। हमने आपको बताया सबसे दक्षिणी पॉइंट पर कौन सा एक पॉइंट स्थित है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर कौन सा एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे सबसे उत्तरी अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? उत्तरी अंडमान। और बात करें इसमें भी कौन सा होगा, तो ये नाम चूज करेंगे लैंडफॉल द्वीप के नाम से जिसे हम जानते हैं। अगला क्या बोल रहा है? दक्षिणी द्वीप महान निकोबार, यानी अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप का नाम क्या है? तो महान निकोबार जो सबसे दक्षिणी द्वीप है। फिर अगला क्या कह रहा है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। और सैंडल पीक अंडमान निकोबार के किस द्वीप में है? उत्तरी द्वीप में। इसका नाम क्या है? चोटी। जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और नाम क्या है, एक बार आप जरूर बताएंगे, नाम क्या है? सैंडल पीक। नाम है सैंडल पीक। और इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट है 732 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 732 मीटर। इसके बाद आते हैं इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट। याद रखेंगे इस दक्षिणी पॉइंट में एक चोटी है जिसे हम बोलते हैं, आप ध्यान दें, नहीं चोटी तो हो गया पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, जो अगले पॉइंट में मैं अगले पॉइंट में आपको बताता हूँ। इतना नोट कर लिए आप, फिर आगे चला जाए। आगे क्या है? बैरन द्वीप, इस तरह के हमने द्वीप बनाए थे पिछली क्लास में। पिछली क्लास का मतलब पिछले पीपीटी में। अब पूरा काम नहीं है, थोड़ा सा ही काम। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार और लघु निकोबार। ध्यान से समझिए। बात कर रहा है कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और ये कहाँ पर है? यह है दक्षिणी बिंदु, यहाँ पर बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। भारत में अगर आप ये लोकेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते कोई जरूरत नहीं, या लोकेशन बिल्कुल मत पढ़िए। आप इतना याद रखेंगे कि भारत में कितने ज्वालामुखी हैं? दो ज्वालामुखी हैं। एक ज्वालामुखी का नाम है बैरन द्वीप और दूसरे ज्वालामुखी का नाम क्या है? नारकोडम द्वीप। जो बैरन द्वीप है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, इस पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। जो बैरन द्वीप है भारत का कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। और जो नारकोडम द्वीप है कैसा ज्वालामुखी है? यह है मृत ज्वालामुखी। इन दोनों ज्वालामुखियों का लोकेशन पेपर में नहीं पूछता, बस केवल इतना ही पूछता है कि भारत के पास दो ज्वालामुखी, उन दो ज्वालामुखियों का नाम क्या है और दो ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। और अंडमान निकोबार में दो चैनल हैं। वो दो चैनल कौन कौन से हैं? एक है 10 डिग्री चैनल, एक कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। और एक चैनल है जिसे किस नाम से जानते हैं? जानते हैं डक्कन, डक्कन चैनल के नाम से। दो चैनल है, एक 10 डिग्री चैनल और कौन सा चैनल है? डक्कन चैनल के नाम से जानते हैं। जो 10 डिग्री चैनल है वो लघु अंडमान और कार निकोबार में स्थित है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? बंगाल की खाड़ी में न्यूमुरे द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? न्यूमुरे द्वीप। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। वर्तमान में ये डूब गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत और बांग्लादेश के बीच
कैसा द्वीप है? एक विवादित द्वीप है। अगला, उड़ीसा के तट पर दो द्वीप हैं। उड़ीसा के तट पर दो द्वीप हैं। दो द्वीपों का नाम कौन कौन सा है? एक तो है व्हीलर द्वीप, एक कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप, और एक कौन सा द्वीप है? चांदीपुर द्वीप। चांदीपुर द्वीप। उड़ीसा के तट पर दो द्वीप हैं, दोनों द्वीपों का नाम कौन कौन सा? एक का नाम है व्हीलर द्वीप और एक का नाम है चांदीपुर द्वीप। अच्छा, बात करें कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हुआ है, तो व्हीलर द्वीप का जो नया नाम हुआ है, व्हीलर द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हुआ है। नया नाम क्या हुआ है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका नया नाम क्या हुआ है? तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हुआ। और चांदीपुर द्वीप का नया नाम क्या है? तो इसका कोई नया नाम नहीं है, बस याद रखिएगा यहाँ से भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है। एक चीज याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पे बताई कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। या रखेंगे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो जो दक्षिणी अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हुआ? इसका भी नाम चेंज किया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयकर द्वीप। एक बार चेक कर लेंगे, मैं थोड़ा सा डाउट में हूं। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नया नाम क्या हुआ है। आगे ध्यान से समझिए, दक्षिणी के तट पर पंबन द्वीप स्थित है। दक्षिण के तट, अच्छा मैं पंबन द्वीप की लोकेशन बता दूं कि पंबन द्वीप कहाँ पर है। ध्यान से समझिए, पंबन द्वीप कहाँ पर है, इसकी एक बार आप लोकेशन देख लें। ये आपका तमिलनाडु हो गया, और यहाँ पर आपका एक द्वीप है जिसे हम क्या बोलते हैं? श्रीलंका। एक द्वीप है उसे हम क्या बोलते हैं? श्रीलंका। ध्यान से समझिए, यहीं पर एक द्वीप है जिसे हम बोलते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप। तो बात करें पंबन द्वीप किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में यहीं पर एक पाक जलडमरू मध्य भी है। भारत और श्रीलंका के बीच में, ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य भी है, जो पेपर में कई बार पूछा गया है। और पंबन द्वीप को ज्यादातर जगह आप देखेंगे तो राम सेतु के नाम से भी हम जानते हैं। आगे चला जाए, अगला क्या कह रहा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो स्थित है वो अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है? तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से, जो एक मूंगा जीव है। जो एक कैसा जीव है? मूंगा जीव। मूंगा जीव समुद्र में पाए जाते हैं और ये बहुत बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं। जब मूंगा जीव की मृत्यु हो जाती है तो ये समुद्र में ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद ये एक द्वीप का निर्माण करते हैं। और जो लक्षद्वीप पर कुल द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 36। लेकिन इस 36 में केवल 11 पर मानव रह रहा है। मानव रह रहा है। केवल 11 द्वीप पर कौन रह रहा है? मानव रह रहा है। और याद रखेंगे, जो ये प्रवाल भित्ति है, तो पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति द्वीप का नाम क्या है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाएंगे कि वो नाम क्या है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप में भाषा कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम क्या है? मलयालम। और जो लक्षद्वीप है, ये जनसंख्या और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने अभी आपको बताया कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई जो बसा हुआ है वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ? सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये गुजरात का ये हिस्सा है। इस हिस्से पर एक इलाका जिसे हम कच्छ का रण बोलते हैं, कच्छ का रण, जो जंगली गधों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहीं पर एक द्वीप है जिस द्वीप को हम बोलते हैं मुंबई द्वीप। कौन सा द्वीप बोलते हैं? मुंबई द्वीप के नाम से जानते हैं।
और यहीं से 10 किलोमीटर दूरी पर एक द्वीप है जिसे हम एलिफेंटा के नाम से जानते हैं। एलिफेंटा द्वीप के नाम से जानते हैं। आते हैं एलिफेंटा द्वीप पर। तो एलिफेंटा द्वीप में क्या प्रश्न बनता है? एलिफेंटा द्वीप मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। गेटवे ऑफ इंडिया से भी ये 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो एलिफेंटा द्वीप है वो प्रसिद्ध किस लिए है? तो याद रखेंगे, वो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। जो एलिफेंटा द्वीप है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और रन ऑफ कच्छ गुजरात का भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। रन ऑफ कच्छ कहाँ का? गुजरात का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है। मैंने आज की क्लास में आपको दो होमवर्क दिया, दो होमवर्क, उन दो में से किसी एक का जवाब दीजिएगा। और नया होमवर्क क्या है? पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर का नया नाम। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हुआ है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। परिवर्तन क्लासेस आपके लिए क्या मदद कर सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बजाइएगा, बताइएगा नहीं, बजाइएगा। और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि परिवर्तन क्लासेस उनके लिए क्या मदद कर सकता है। बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।